हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं भूगोल कक्षा 9 का पाठ नंबर 2। ठीक है, नाम है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल कृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं तो आपको पता होगा। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। आपको पता है ना, जैसे आप मैदान में रह रहे हैं तो आपको मैदान के बारे में पता होगा। अगर आप पर्वतीय एरिया पे रह रहे हैं तो आपको पर्वतीय एरिया के बारे में पता होगा। यदि आप रेगिस्तान में रहते हैं तो आपको रेगिस्तान के बारे में पता होगा। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, द्वीप समूह है। हर प्रकार की आकृतियाँ हमारे वहाँ मिलती हैं। ठीक है, भारत, इसीलिए हम क्या कहते हैं, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। दोस्तों, ये संयोग ही है कि जैसे हमारी भारत की भू आकृति विभिन्नताओं को दर्शाती है, वैसे हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग भी रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और विभिन्न शारीरिक बनावट के लोग रहते हैं। दोस्तों, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। आप लोग दोस्तों ये ध्यान रखना कि प्रायद्वीप पठार जो है, ठीक है, जो त्रिभुजाकार में है, वो पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम भाग है। ठीक है, इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय में उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलकृतियाँ हैं, जैसे हिमालय और उत्तरी मैदान है, वो अभी जल्दी की बनी स्थलकृतियाँ हैं, बहुत पुरानी नहीं है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। देखो, भूगर्भ जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कह रहे हैं कि हिमालय जो है अस्थिर भाग है। ये हिमालय स्थिर नहीं है, ये परमानेंट गति कर रहा है और इसकी वृद्धि भी हो रही है, इसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। जो हिमालय है हमारी, जो ये हिमालय आप देख रहे हैं ना, ये एक युवा है, मतलब ये भी जवान है, ये बूढ़े नहीं हुए हैं, ये अभी नए नए बन ही रहे हैं और भी इनकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, युवा मतलब एकदम युवक है। ठीक है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं। और इसमें क्या है, आपके उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीप पठार अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बने हैं। दोस्तों, ये पता हो गया ना आपका उत्तरी मैदान किससे बना है, आपका जलोढ़ निक्षेपों से। निक्षेप मतलब जब पर्वत से, ऊंचे ऊंचे पर्वत से नदियाँ बह के आती है तो वहाँ पर मतलब उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं और यहाँ पर छोड़ देती हैं। ठीक है, उससे निक्षेप कहते हैं। जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। प्रायद्वीप पठार किससे बना है, अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ठीक है, और क्या है इसमें, कम प्रायद्वीप पठार में क्या है, पहाड़ियाँ हैं, कुछ चौड़ी और चौड़ी चौड़ी घाटियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपका है, जैसे आप देख सकते हो, ये आपका फिगर बना हुआ है। देखो, ये पामीर ग्रंथ है, ये कुन-लुन श्रेणी है, या देखिए कराकोरम है, फिर जास्कर है। देखो, काल जपे, ठीक है, माला, काल जपे माला। अगर ये आपको ट्रिक याद है तो कभी भी पूछे आप लिख सकते हो, काल जपे माला। ठीक है, याद रखना। तो का माने हो गया कर्राकोरम, ला माने हो गया लद्दाख, जा माने हो गया जास्कर और पा माने हो गया पीर पंजाल। उसके बाद शिवालिक लास्ट में आती है, उसमें भी ला आता है शिवालिक। ठीक है, तो मतलब कोई क्रम पूछे उत्तर से दक्षिण तो आप सबसे ऊपर क्या है आपका कर्राकोरम, फिर ला से लद्दाख है, फिर जा मतलब जास्कर है, उसके बाद पा मतलब पीर पंजाल है। ठीक है, उसके बाद क्या आपका शिवालिक पड़ता है। ठीक है, तो आपका पीर पंजाल, तो ये पर्वत आपकी श्रेणियाँ हैं, कर्राकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और फिर आपका शिवालिक। तो आपको ये क्या होता है, एक तरीका, या उत्तर से दक्षिण पूछे, दक्षिण से उत्तर पूछे तो आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, और क्या देख सकते हो आप, पर्वत देखिए, देखो राकापोसी पर्वत यहाँ पर पाया जाता है। फिगर देख के चीज़ें आप बहुत, देखो इसकी ऊंचाई भी दी है 7,788 मीटर है, कितनी, राकापोसी। उसके बाद देखिए नंगा पर्वत यहाँ पर पाया जाता है, ये नंगा पर्वत दिख रहा है आपको, देखो आपका फिगर चल रहा है, रेड डॉट है वहाँ पर, नंगा पर्वत है आपका ये। ठीक है, हम आपको ट्रिक लगा के दिखाते हैं ग्रीन कलर से। ये है आपका नंगा पर्वत, ठीक है, इसकी, और ये है आपका राकापोसी पर्वत, समझ गए। और ये है आपका K2, जो आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पाकिस्तान जो कश्मीर कब्जा रखा उसमें ये पड़ता है, लेकिन हम इसको भारत का बोलते हैं। ठीक है, उसके वजह से कराकोरम बता दिए। देखो, कराकोरम ये है, लद्दाख ये है, जास्कर ये है और पीर पंजाल ये है, और शिवालिक ये है। तरीका भी का बता दिया, काल जपे माला। ठीक है, आप ये समझ गए। और देखिए जोजिला दर्रा है, ठीक है, जोजिला ये है आपका, देख लीजिए मतलब। और ये कर्राकोरम दर्रा है, देखिए। अब कभी भी इसके बारे में पूछेगा, ठीक है, ये देखो सील दर्रा है, हाँ सील दर्रा। ठीक, तो आप इनकी स्थिति बता दोगे कहाँ पर हैं। देखो बारह लाचा दर्रा है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है, तो आपको कहाँ होगा, ये देखिए
सिपकिला है, ये कहाँ हिमाचल प्रदेश में, ठीक है आपको। उसके बाद देखिए चोटी आपकी देखिए कामेट दिया है, कामेट, नंगा देवी, ठीक है, दिख रहा है आपको मैप में। और देखिए ये गुरुला मंदाता पर्वत, कौन सा है, गुरुला मंदाता पर्वत है, ठीक है। और देखिए मानसरोवर झील है, यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र और इंडस वगैरह इसी के आसपास से उत्पन्न होती हैं, मतलब सिंधु नदी जो है आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए धौलागिरी, ये क्या है आपका, धौलागिरी है, ये अन्नपूर्णा है नेपाल में, देखिए धौलागिरी अन्नपूर्णा नेपाल में है। इसके बाद देखिए एवरेस्ट नेपाल में है एवरेस्ट। और ये देखिए आपका मकालू पर्वत है, ये भी नेपाल में ही है। और ये देखिए कंचनजंगा भारत में है ना, सिक्किम है ये आपका, देखो वहाँ पर पड़ता है कंचनजंगा। अब और देखो ये आपका जो इनका है ना, ये चोटियों का क्रम कभी कभी पूरब से पश्चिम लगाइए, कभी पश्चिम से पूरब लगाइए, तो आप इन चोटियों का मैप में ही तो क्रम याद रखेंगे कौन कहाँ से। सब एवरेस्ट के पास देखते हो आपका मकालू बीच में है, फिर एवरेस्ट है। उसके बाद इधर आपका बाएं तरफ मतलब पूर्व तरफ कंचनजंगा है। उसके आप जाओगे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है, नामचा बरुआ बोलते हैं, 7,756 मीटर का है, ठीक है। यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी गई है, आपका यू टर्न लेती है, तो आपकी हो गई। देखिए आपकी ये आपकी सब चोटी हमने बता दी। अब दर्रा देखिए, यहाँ पर देखिए बोमडी दर्रा बनता है, बोमडी लाह कहाँ पर है आपका, देखिए अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। देखो डाफला ला माने दर्रे होता है, मतलब रास्ता होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ला दर्रा, डाफला ला, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है, तो आपको देखिए असम में है ना, तो आपका ये पता हो गया। देखो दर्रे भी आपने कुछ देख लिया, ठीक है, कुछ पर्वत श्रेणियाँ देख लिया। इससे आपका मैप से आपकी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप एक बार इसको वीडियो को रिपीट करके फिर से सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है, जो हमने बताया सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा जो फिगर में हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ें आपको बता रहे हैं, नदियाँ, ठीक है, क्योंकि आपको नदियाँ भी पता होना चाहिए। देखिए आप गंगा नदी का देखिए, ये आपकी गंगा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, आपकी ये गंगा नदी निकली है, ठीक है, ये जा रही गंगा नदी, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे होते हुए आपकी बंगाल की खाड़ी में आपकी, ठीक है, ये एक हुगली बढ़ जाती है, और ये कि ये आपकी वहाँ बांग्लादेश में आ जाती है, ठीक है, जाके उसके बाद बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। और ये देखो ये यमुना नदी है, क्या है आपका, ये यमुना नदी आके यहाँ पर इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है। ये आपकी देखिए घाघरा नदी आती है, ये आपकी गंडक नदी आती है ऐसे घूम के, ये अपनी नदियों का मार्ग देख लेना, ठीक है। ये आपकी कोसी नदी आती है, ये मेन में नदियाँ हैं। ये चंबल नदी है, इसकी यमुना में सहायक नदी है, ठीक है। तो ये मेन में नदियाँ आप देख लेना, ठीक है। देखो ये सोन नदी है, ठीक है, ये शायद बेतवा नदी है एक, यहाँ पे आके मिलती है, ठीक है। तो आपकी नदियाँ होगी, ये सोन नदी जा रही है, तो जैसे आपकी ये सोन नदी देखो पीला जिस पे मैं कलर कर रहा हूँ, ये लो, ये तो हो गया। तो आपने सारी नदियाँ देख ली, तो इनसे थोड़ा आपका मतलब डिजाइन मतलब पता हो जाए नदियों का। जैसे आप देखिए ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, ठीक है, इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, या चाइना कह लीजिए या नेपाल कह लीजिए, सांगपो के नाम से बोलते हैं, ठीक है। और जब ये भारत में नामचा बरुआ पर्वत है, वहाँ से यू टर्न करती है, यू जैसे मुड़ी है, उसके बाद ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये असम में बहती हुई आपकी गंगा नदी जब इससे मिलती है, ठीक है, इसको आके इसमें बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी है, लोहित वगैरह यहाँ पर मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। तो आपकी नदियों के बारे में मैंने बता दिया फिगर से। आप फिगर अगर क्लियर रखते हो दोस्तों, तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, इसलिए फिगर आप ज़रूर देखिए ना, फिगर से ही चीज़ें आपकी बहुत अच्छी क्लियर होंगी। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ हम भी बताएंगे तुमको, ठीक है। आप देखिए ये जो गारो खासी जयंतिया, ठीक है, तो ये आपके देखिए पूरब से पश्चिम अगर पूछे तो जयंतिया खासी गारो, और पश्चिम से पूर्व पहुँचे तो गारो खासी जयंतिया। तो यहाँ ये जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, गारो जनजातियाँ पाई जाती हैं, उसी के अनुसार इसका नाम गारो पड़ा है। खासी जनजातियाँ और खासी और जयंतिया, ये आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। और देखिए आपका पटकई, अरुणाचल प्रदेश में है ये पटकई भूम, ठीक है, नागा पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये तो मतलब इस है, बाकी अब जब पूरा मैप पढ़ेंगे तो और भी हम ये नीचे वाले भी बताएंगे। ये मिजो श्रेणी है आपकी, इसको मिजो श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। इसे हमने ग्रीन से कर रहे हैं, मिजो श्रेणी है, ये नागा श्रेणी है, और ये पटकाई है, ठीक है। ये गारो खासी जनती है, तो ये आप चीज़ें याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में खैर तो गारो खासी अब तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब इनको पूछेगा। जैसे ये आपको क्या कहते हैं, पटकई, नागा श्रेणी और ये मिजो श्रेणी, तो इनका नंबर आ रहा है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखना। देखो कच्छ का रन यहाँ पर पड़ता है। और ये आपकी एक और नदी बाकी रह गई, आपको हम बताते हैं। ये देखिए सिंधु नदी, ठीक है, ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है ऐसे जाते हुए, आपका थोड़ा मोटा लेते हैं आपको तब अच्छा लगेगा। ग्रीन से देखिए ये सिंधु नदी का मार्ग याद कर लेना, ठीक है। ये जाके जम्मू कश्मीर से यहाँ से घूम के नागा पर्वत के जस्ट ऊपर से थोड़ा घूम के ये पाकिस्तान में आ जाती है, फिर आके ये इसमें आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए इसकी पंच नदी जो है, सहायक नदी क्या कहते हैं इसको, सबसे पहले ऊपर झेलम है,
ठीक है। जो बांग्लादेश झेलम देखो आई है, ठीक है, और झेलम में फिर आके सारी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। ये आपकी आ गई, ठीक है। और फिर ये रवि हो गई, सतलज हो गई, और ये आपकी ये ब्यास है। ये वाली नदी क्या है आपकी? ब्यास है। 1 मिनट, ये आपकी जो येलो हमने बताया ये ब्यास है, ठीक है। तो 5 सह नदी झेलम, और ये जो इसका नाम नहीं दिया है चेनाब है। ये वाली हम बना देते हैं इसको दूसरे कलर से, आपका रेड कलर से बना देते हैं। ये वाली देखिए, ये वाली जो नदी है इसमें ये वाली ये चेनाब है। क्या है आपकी? ये चेनाब है, ठीक है। ये रेड वाली चेनाब नदी है। और आपकी ये जो हमने बताया था ये आपकी झेलम तो है ही है, ठीक है। ये सब नदियाँ आपस में मिलके देखो एक होने के बाद ही उसमें मिलती हैं, क्या कहते हैं, सिंध नदी में, ठीक है। तो 5 नदियाँ याद रखना, झेलम, चेनाब, ठीक है। झेल जाओगे छेना ज़्यादा खाओगे, जो ना झेल जाओगे छेना ज़्यादा खाओगे, ठीक है। रब भी तुमको बचा नहीं पाएगा, ठीक है, समझे। तो यही ट्रिक ही है, झेल जाओगे छेना ज़्यादा खाओगे, रब भी तुमको बचा नहीं पाएगा। बाद से ब्यास नदी हो जाती है, समझे। लास्ट में समझे तो सतलज नदी हो गई, ठीक है। तो यही ट्रिक आप याद कर लेना, उसी से इनका क्रम याद रहता है, ठीक है। तो ये नदियाँ हो गई इधर, मतलब इसका ड्रेनेज सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे तो आपको टोटल नदियाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, समझिए ना, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए, तो हमने ये पहला चैप्टर देख लिया। अब देख लिए उत्तरी, तो हमने बता दिया, ठीक है, कहाँ से। अब देखिए भारत की भौगोलिक मतलब वितरण देख लीजिए। तो दोस्तों आगे शुरू करते हैं भारत का भौगोलिक वितरण। तो भारत का भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे हिमालय का पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ठीक है। तो हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। अभी युवा है, और इसको कौन सा पर्वत बोलते हैं? वलित होता है, क्योंकि 2 प्लेटों के टकराने से बना है, तो ये मुड़ गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वलित पर्वत बोलते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। पश्चिम से पूर्व है, देखिए पश्चिम में सिंधु नदी है और पूर्व में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है ना। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, ठीक है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ इसमें है, और ये असम भी मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ चोटियों की ऊंचाई बराबर नहीं है, इनकी चौड़ाई भी हर जगह बराबर नहीं है। पूर्व पश्चिम में ज़्यादा चौड़ाई है और पूर्व में कम चौड़ाई है, ठीक है। तो ये असम भी है। उसके बाद देखिए, ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, मतलब अर्धवृत्ताकार हैं, ठीक है। पूरा वृत्ताकार नहीं, वैसे गोल गोल अर्धवृत्ताकार का निर्माण करते हैं। 2024 किलोमीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में कितनी है? 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो भी सम है, ठीक है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग में ऊंचाई ज़्यादा है चोटियों की, पूर्वी भाग में चोटियों की ऊंचाई कम है, ये विविधता हो गई, ठीक है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। देशांतरी विस्तार जानते हो ना, ये पूर्व से पश्चिम क्या होता है? देशांतर रेखा ना, तो ये देशांतरी विस्तार हो गया, ठीक है। इसको 3 भागों में बांट सकते हो। वो 3 भाग कौन से आपके हैं? ठीक है, इनको 3 भाग। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। उत्तरी भाग में सबसे क्या कहते हैं? उसको महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं, ठीक है। या हिमाद्री भी बोलते हैं उत्तर वाले हिमालय को, सबसे उत्तर वाले। फिर सबसे अधिक सतत श्रृंखला है ये, क्या सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाली चोटियां हैं। मतलब 6000 से कोई बड़ी भी होगी, कोई छोटी औसत देखा जाए, सभी चोटियों की ऊंचाई जोड़कर अगर भाग कर दिया जाए तो 6000 आती है औसत ऊंचाई हो गई, ठीक है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आते हैं। तो उत्तरी हिमालय या जिसको हिमाद्री बोलते हैं या आंतरिक हिमालय बोलते हैं, उसी में सारी चोटियां आ जाती हैं मेन। तो आपका देखिए हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर आपके नाम दिया गया, सबको देखो ऊंचाई को ठीक है घटते क्रम में दिया गया है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में पाया जाता है 8848। फिर कंचनजंगा है भारत में 8598। फिर मकालू है नेपाल 8481 सब मीटर में दिए हैं, ठीक है। धौलागिरी नेपाल 8172। और उसके बाद देखिए नंगा पर्वत 8124 भारत में पाया जाता है। अन्नपूर्णा नेपाल में पाया जाता है 8078 मीटर,
ठीक है। ये भी आपका अन्नपूर्णा नेपाल में पाया जाता है ना। नंदा देवी देखिए 7,817 मीटर भारत में पाया जाता है। कामेट भारत में पाया जाता है 7,756 मीटर। नामचा बरो ये भी भारत में पाया जाता है 7,756 मीटर। गुरुला मंदता नेपाल में पाया जाता है 7,728। इन सभी की हमने स्थिति बताई है मैप में पीछे, आप लेकिन फिर से देख लेना अगर वीडियो को आपने छोड़ दिया है, ठीक है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, मतलब असममित मतलब बराबर हर जगह नहीं है ना। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। क्रोड किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानिया क्या होता है? बर्फ़ की नदियाँ, विशाल विशाल बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, ठीक है। ये जब मतलब अगर बर्फ़ खिसकती है तो अगर जिस चोटी पे होगा वो चोटी भी टूट जाती है, ठीक है। आपको ये पता करना है, क्या करना है? महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम बताइए। भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं, ठीक। तो इनके नाम बताना है आपको। अभी इसमें आपने राज्य भी देखे हैं, देश देखे हैं, राज्य आप बता देना कौन सा कहाँ पर राज्य है। अब आगे देखिए दोस्तों, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जब सबसे अधिक असम है ना। अब सबसे ऊपर उत्तर में क्या है आपका? हिमाद्री हो गई, जिसको आपका आंतरिक हिमालय भी बोलते हो, उत्तरी हिमालय भी बोलते हो, 3 नामों से। उसके 10 नीचे मतलब दक्षिण में आओगे तो क्या पाया जाता है? सबसे असम है वो श्रृंखला। कौन सबसे असम है? और एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। उसको बोलते क्या? हिमालय या निम्न हिमालय या हिमाचल बोला जाता है उसका, ठीक है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। ये श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती हैं, ठीक है, हिमाचल में, ठीक है। धौलाधर और महाभारत, ठीक है, महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। और ये पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला इसी में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाता है? पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखना आपको। ज्ञात करना एटलस में से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थितियाँ देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे स्थित हैं, ठीक है। ये तो आप ध्यान कर लेना अपने आप मैप में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। सबसे नीचे आ जाए दक्षिण में शिवालिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक बोलते हैं, कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किमी है। कितनी? 10 से 50 किमी तथा ऊंचाई 9 से 1,100 मीटर मतलब 1,100 मीटर के बीच है। श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है, ठीक है, क्योंकि उधर से जो नदियाँ मिट्टी लाती हैं उससे बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई, क्योंकि जब नदियाँ ऊपर से आती हैं ना तो पर्वतों को छोटे छोटे टुकड़ों को बहा के लाती हैं, तो वही छोटी छोटी बहते हुए बजरी बन जाती है, मतलब एकदम छोटी छोटी गिट्टी टाइप की बन जाती है ना, उसी से बजरी से ढकी हुई है, ठीक है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच की स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाता है ना। अब देखो ये जो सबसे ऊपर हिमालय कौन सा हो गया, ठीक है, सबसे ऊपर हिमालय आपका हिमाद्री हो गया। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपका क्या हो गया? आपका ठीक है, हिमाचल हो गया, ठीक है। और उसके सबसे नीचे क्या हो जाता है आपका? शिवालिक हो गया। क्या हो गया? शिवालिक। तो ये जो हिमाचल है और शिवालिक के बीच जो घाटी है उसको हम क्या बोलते हैं? द्यून। हिमाचल तथा शिवालिक के बीच जो घाटी है उसको हम क्या बोलते हैं? लंबवत घाटी, उनको दून बोला जाता है। क्या होता है? यहाँ पर अगर मान लो बीच में आपका क्या है? घाटियाँ हैं, तो उनको हम यहाँ पर लंबवत घाटियाँ, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? दून। ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, लंबवत घाटियाँ ऐसे ऐसे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। जैसे कुछ दून के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, देहरादून, कोटली दून, ठीक है, पाटली दून। तो ये आप ना ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, क्योंकि आप पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे सारी दिक्कतें भूगोल में आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए भारत का पूरा नक्शा दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसका जो हमने भाग भी पढ़े ना, 6 भाग हमने पढ़े थे, तो आपका दिया गया है। जैसे आप चोटी देखिए 1,000 से ऊपर, जो ये आपका एकदम गाढ़ा ब्राउन है, ठीक है, ब्राइट ब्राउन जैसे आपका ये जो दिख रहा है, ये जो है आपका 1,000 से ऊपर है, मतलब इसकी ऊंचाई, ठीक है, 1,000 से ऊपर ही है सबकी ऊंचाई। जैसे ये आपका गाढ़ा ब्राउन है, ठीक है, ये आपका 1,000 से ऊपर है। जितना देखिए आप हिमालय और रेंज जो है 1,000 से ऊपर। फिर थोड़ा हल्का 600 से 1,000 के बीच है। 600 से ये देखिए आपका, ठीक है, 600 से 1,000 के बीच है, तो आप देख सकते हैं। तो थोड़ा हल्का है, देखिए ये आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए थोड़ा, ये थोड़ा 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 देखिए, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा है ये वाला, ठीक है, एकदम गाढ़ा नहीं है लेकिन थोड़ा है ये आपका। तो ये कितना है? 600 से 1,000। अब एकदम हल्का 300 से 600 देखिए, ये एकदम हल्का वाला ब्राउन, ठीक है, एकदम हल्का, ये ज़्यादा है थोड़ा ब्राउन इसमें ना, ये वाला एकदम यहाँ पर देखिए। तो ये 600, 300 से 600। और अब देखिए एकदम ये एकदम 0 से 300, तो आपका ये सारा है 0 से 300 मीटर
ऊंचा है। तो 0 से 300 ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। देखो जैसे पूर्व घाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्व घाट। ठीक है, देखो यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, क्या पड़ती हैं यहाँ पर, नीलगिरी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। देखिए कावेरी नदी है, ठीक है, ये तो इस नदी का भी मार्ग आपको बताना है। ठीक है, ये आपका कावेरी नदी है ना, यहाँ से देखिए ये गई है कावेरी नदी, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये और ये देखिए आपकी ये कृष्णा नदी है और ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और ये देखिए आपका गोदावरी, यही है मेन गोदावरी। ठीक है, ये ठीक है, और ये इसका महानदी है। नदियाँ आप दोस्तों ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, ये सहायक नदियाँ ज़रूर देखना। ये देखो ताप्ती नदी, और ये यहाँ से नर्मदा नदी। और ये सवाल हमने पीछे लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में पूछा था, कौन सी नदी कर रेखा 2 बार काटती, कौन सी नदी है, यही है माही नदी। ठीक है, देखिए चंबल नदी यमुना की सहायक। ठीक है, क्या कहते हैं, बेतवा नदी। ठीक है, ये आपकी सोन नदी है यमुना की सहायक। ठीक है, तो नदियों के नाम देखिए, तो ये जाके गंगा की सहायक हैं, ये क्या कहते हैं, चंबल और क्या कहते हैं, चंबल और बेतवा नदी। ठीक है, और ये सोन गंगा की सहायक है, सीधे आपका बिहार में मिलती है जाके इससे। ठीक है, पटना के पास। और ये गंगा नदी से गंगा यमुना कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में मिल जाती है। ये घाघरा नदी है, ये गंडक, और ये कोसी भी बिहार में मिलती है। ठीक है, तो ये सहायक नदी हैं। और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी नामचबरवा से मुड़ के यहाँ पे आके बंगाल में, और ये गंगा नदी एक हुगली इधर इंडिया में आती है, और ये चली जाती है तब ये मेघना बन जाती है, तो उसमें गंगा नदी में गारो खासी जयंतिया। तो ये देखो विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा। ठीक है, तो ये आपका श्रेणी याद रखना, सतपुड़ा हो गया, महादेवी पर्वत श्रेणी, इनका मतलब क्रम पूछता उत्तर दक्षिण। अरावली सबसे भारत की सबसे पुरानी वृत्त पर्वत श्रेणी है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी है। ये क्या है, वर्ल्ड की गिर श्रेणी। क्या है, देखो सुलेमान श्रेणी यहाँ पाकिस्तान में पाई जाती है। तीन नदियों का नाम बताई दिए थे, ये हिंदू कुश तो है, बाकी में लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ये सब बता दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपने लगभग इसका रिलीफ, यही रिलीफ को बोलते हैं। तो ये जो रिलीफ उच्चावच जो है ये भारत का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलीफ अंग्रेजी में। रिलीफ मतलब भारत की बनावट कैसी है, उच्चावच मतलब यही भारत की बनावट, कितना कहाँ ऊँचा है, कितना खाली है, कितना ऊंचा है, और कैसा सपाट है या पहाड़ी है, तो वो उसी को हम क्या बोलते हैं, उच्चावच बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को ये सब मतलब बता दिए इसमें, तो आपने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक, नदियों के बारे में देख लिया। ठीक है, सांगपो नदी किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ठीक है, सांगपो नदी किसे बोलते हैं और किसे बोलते हैं, कहाँ पर सांगपो नदी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो आपका ये फिगर हो गया, तो आप सारे भाग देख लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको देखो बांटा गया। ठीक है, अब देखिए इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा जाता है। जैसे अभी हमने बता दिया था, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, हम हिमाद्री कहते हैं, फिर बीच वाले को हिमाचल बोलते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। तो 3 उत्तर, ठीक है, बीच और 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, उत्तर और दक्षिण में। और ये देखो हिमालय ऐसे गया ना, पूर्व से पश्चिम में भी आपका 24,000 लंबाई है ना, इसके कहते हैं 2400 किलोमीटर लंबाई है ना, 2400 किलोमीटर आपने अभी देखा था पीछे। ठीक है, 2400 किलोमीटर लंबी है, तो इसको ऐसे भी बांटा गया। ठीक है, जैसे ये, तो ये पहला भाग, जैसे पंजाब हिमालय इसको बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं, इसको असम हिमालय बोलते हैं। ठीक, तो सिंध एवं सतलज नदी के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। और देखो ये आपका फिगर है आपका, देख लेना ना, सिंध एवं सतलज के नदी के मध्य, तब ये पूर्व से पश्चिम देशांतरी इसका बंटवारा है हिमालय का। तो पंजाब हिमालय किसको बोलते हैं, सिंध एवं सतलज नदी के बीच के। कुमाऊं हिमालय किसे बोलते हैं, सतलज एवं काली नदी के बीच में। फिर नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के बीच के भाग को। फिर असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र। तो आपको याद क्या रखना है, सिंध सतलज। ठीक है, सिंध सतलज और फिर काली, सिंध सतलज काली, 2 बार है। ठीक है, साका याद रखना, फिर है साका याद रखना, या तो फिर काता याद रखना, साका काता मतलब सिंध सतलज के बीच की को पंजाब, फिर सतलज और उसको क्या कहते हैं, काली के बीच की कुमायूं। ठीक है, फिर नेपाल किसको बोलते हैं, काली और तीस्ता के बीच, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। ठीक है, तो ये आप ट्रिक बना लेना, आपको टाइम नहीं मिला तो आपको ट्रिक बना देता, अगर मिलेगा तो अगले पार्ट में इसको ट्रिक दे देंगे। तो वही यहाँ पर बताया गया है, इसको देशांतरी में भी इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, सतलज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच के हिमालय
के भाग को कुमाई हिमालय, जैसे ऊपर हमने बता दिया ना, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच के नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच में, या वही कह लीजिए क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्या बोलते हैं असम हिमालय, या कहीं असम हिमालय कहते हैं। तो ये आपका वो हो गया, हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम बताइए। ठीक है, तो आप पता करना क्या है क्षेत्रीय नाम। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ना, सबसे पूर्व में देखो असम वगैरह आती है ना, अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा, ठीक है, भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों, जो औषधि शैल है ना, से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। ये भी हमने बताया था। देखो, ये कहने का है मतलब, जैसे ये जो हिमालय आपका चला है तो यहाँ पर जाके देखो ये आपका यहाँ एकदम मुड़ जाता है, मतलब एकदम टर्न होता है यहाँ पर, मतलब फिर सीधे नहीं जाता है। ठीक है, ये आप फिर पूरब में नहीं जाता है, यहाँ पर मुड़ जाता है। ठीक है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, एकदम टर्न होता है, जो वहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एकदम क्या कहते हैं एकदम पूर्व में। ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ से एकदम, जैसे नदी यू टर्न करती है वैसे ये हिमालय भी यू टर्न करता है। ठीक है, नदी ब्रह्मपुत्र की नदी से यू टर्न कर लेता है, मतलब मुड़ जाता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो ज़्यादा ऊंची चोटियाँ नहीं है, औषधि चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है, सैलों से, औषधि सैलों से बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखो, तो पटकई हमने बताया था, नागा बताया था, ये तो मीजो बताया था। ठीक है, तो ये पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी है, तो मतलब यहाँ पर वनों से ढकी हुई है, उसी के बारे में उन्होंने बताया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका फिगर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पटकई, नागा, मिजो पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ तो हमने बताया था, अभी अपने फिगर में भी देखा। फिर उत्तरी मैदान देखिए, अब हिमालय आपने पढ़ लिया, अब उत्तरी मैदान देखिए। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, कौन सी 3 प्रमुख नदियों से बना है उत्तरी मैदान? सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। बाकी जैसे यमुना हुआ तो गंगा की सहायक है, घाघरा हुआ, कोसी हुआ, गंडक हुआ, ये सब घाघरा गंगा नदी सहायक है। दोस्तों, सहायक नदियों में और ध्यान रखना कि कौन सी बाएं से नदी मिल रही, कौन से दाएं से नदी मिल रही, क्योंकि आप नदी पूछता है कि दाहिने तट की सहायक नदी से, मान लो ये आपकी गंगा नदी जा रही है। ठीक है, तो बाएं दाएं कैसे, जैसे गंगा नदी ये बह रही, ठीक है, ऐसे बह रही गंगा, ये है एरो, मतलब उसकी दिशा बता रहा है बहने की। और आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप नदी के पास खड़े हो जाइए ऐसे, आपकी आंखें इधर क्यों हैं, मतलब आप नदी जिधर बह रही उधर आप मुँह रखिए। ठीक है, जब आपका उधर मुख रहेगा तो आप ये खड़े हैं ऐसे, तो आपका ये हाथ कौन सा है भाई? ठीक है, ये हाथ आपका कौन सा, खड़े होंगे गंगा की तरफ मुँह करके, जैसे इधर बह रही है इधर को मुँह करके, तो ये आपका दाहिना हाथ होगा। इधर क्या होगा आपका दाहिना हाथ, और इधर क्या होगा आपका बाएं हाथ। तो इधर जो नदियाँ मिल रही हैं वो दाहिनी वाली साइड नदी है, जैसे इधर आपकी यमुना मिली थी, सोन नदी मिली थी जाके, तो ये क्या होगी दाहिनी तट पे मिलने वाली साइड नदी हो गई। और इधर जो मिलेंगी आपकी, तो आपका इधर बायां हाथ है। ठीक है, बाएं हाथ है, तो इधर जो जैसे घाघरा है, कोसी है, गंडक है, ठीक है, ये गंडक मिली थी, ये कोसी मिली थी, तो ये सब क्या हो गई बाएं सिरे वाली आपकी क्या हो गई साइड नदियाँ हो गई। तो ये आप दाएं बाएं क्लियर रखना कि दाएं बाएं साइड नदी कौन, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका सवाल पूछता है कि कौन सी बाएं। ठीक है, तो वही 3 नदियों से मेनली बना हुआ है। ठीक है, ये तो बाकी तो सारी नदी हैं। उसके बाद देखिए, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, जिसे द्रोणी बोलते हैं, बेसिन मतलब जल, जहाँ पर जल मतलब उसके गंगा नदी के बेसिन में हो गया पूरा ये मैदान, लेके उत्तर से उत्तराखंड से लेकर क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी तक, तो गंगा का बेसिन हो गया ना, द्रोणी हो गया, में जलोढ़ का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, ये गंगा का उत्तरी जो मैदान है के क्षेत्र पर। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, जैसे हिमालय भी 2400 किलोमीटर लंबा है ना, एवं 240 मीटर चौड़ा है, वो चौड़ा कम है। ठीक है, और ये 240 मीटर चौड़ा है गंगा का मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान तो ये हो गया। तो अब मैदान है इस बार तो आप जानते हो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मंजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, क्योंकि अब लेकिन ये अब वो कट रहा है, हम मतलब नदी जब आती है हर साल बाढ़ आती है तो धीरे धीरे कट रहा है, लेकिन फिर भी अभी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मंजोली द्वीप। ठीक है, असम में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, मंजोली द्वीप। अब देखिए
240 से दो इसकी लंबाई तो गंगा के मैदान के उत्तरी मैदान कितनी है, 2400 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन क्यों? क्योंकि भाई उपजाऊ मैदान है, तो यहाँ पर घर बनाना आसान है, परिवहन, सड़कें, रेल की पटरी, सब कुछ बनाना आसान है, फसलें भी खूब पैदा होती है, तो जनसंख्या ज़्यादा रहेगी ही रहेगी। साफ सी बात है, आपको पहले सब कारक पढ़ चुके हो। ठीक है, समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। जब भाई ढाल कम हो जाएगी तो पानी की गति भी कम हो जाएगी, और जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या नदी में, जैसे बीच में नदी जहाँ ज़्यादा निक्षेपण कर देती है, ऊपर से मिट्टी जो बहा के लाती है, और फिर इसकी धारा हो जाती है धीरा, तो नदी इधर बट जाती है। जैसे मान लो नदी ऐसे से आ रही बहते हुए, अब यहाँ बीच में धीरा हो गई तो ऐसे से भी विसर्प बनाती है, फिर धाराएं ऐसे बट जाती हैं, तो बीच में क्या बन जाता है, आपका द्वीप बन जाता है ऐसे। ठीक है, मिट्टी यहाँ पर छोड़ देती हैं, कभी जब ज़्यादा तेज भी कभी पानी तो इसको भी काट देती हैं, तो ये नदी द्वीपों का निर्माण होता है। तो आप इसके बारे में भी आपको पता हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो देखिए आप देखो ये इसको मतलब हिमालय का जो आपका भाग है ना, ठीक है, तो उसको मतलब इस आगे शायद दिया हो, नदी अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। भाई जब एकदम निचले मतलब जब वृद्धावस्था में जाती है, जैसा मतलब जो समुद्र में गिरने वाली होती है, उसके जस्ट पहले नदी की गति बहुत धीरे हो जाती है, क्योंकि ढाल बहुत धीरा, तो मतलब नदी मतलब एक नहीं विभिन्न धाराओं में ऐसे बढ़ जाती है। कैसे? ऐसे से बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको बढ़ जाती है क्योंकि इनके बीच में क्या है, आपका बीच में वही गाद मतलब जो मिट्टी ऊपर से बहा के लाती है, वही सब बीच में छूट जाती है ऐसे से। तो ये बहुत धाराओं में नदी ऐसे से इन्हीं बीच से धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्यों धाराओं में बढ़ जाती है? क्योंकि ये गाद छोड़ देती है, तो इससे धाराओं में बढ़ जाती है। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा हमारे अनुसार। अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ये जो मतलब धाराओं में बढ़ती है, ऐसे ऐसे धाराओं में जो बढ़ जाती है, तो उनको वितरिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको वितरिकाएँ कहा जाता है, ध्यान रहेगा। आगे देखिए आप लोग, वितरिकाएँ कहते हैं। फिर दोआब, ऐसे दोआब क्या होता है? जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उसको दोआब कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो दो का मतलब दो हो गया, आपका अर्थ पानी हो गया। इसी प्रकार पंजाब में 5 नदियाँ मिली हैं। पंजाब कौन सा हुआ थे? ज़्यादा ना खाओ, क्या कहते हैं, छेना, मतलब झेलम वाला ना, ज़्यादा ना झेल जाओगे, छेना ज़्यादा खाओगे। ठीक है, रब ना तुमका बचा पाई हैं, समझे? तो समझे तो सबसे लास्ट में आता है सतलज सास है, तो वही वहाँ पर 5 नदियाँ बनी है, उसके लिए पंजाब कहा जाता है। ठीक है, पंज माने 5 और आप माने तो नदियाँ होता ही पानी होता ही है। ठीक है, तो आप ये क्लियर हो गया। फिर देखिए, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर क्या कहते हैं, तो पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। पश्चिमी भाग को क्या कहता है? पंजाब का मैदान। ये क्या है? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और ज़्यादातर इसका भाग पंजाब में, ज़्यादातर भाग कहाँ है? पाकिस्तान में है। सिंध तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हैं। आप देखे हो पीछे हिमालय से ही निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है, मतलब 2 नदियाँ बहुत जगह मिल रही हैं इसको, इसलिए दोआबा कहते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में, जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है, गंगा नदी का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में। फिर ब्रह्मपुत्र को 3 भागों में बांटा, पहले सिंधु गंगा नदी का मैदान, फिर गंगा नदी का मैदान और फिर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो सिंधु नदी का ज़्यादातर तो वहाँ है पाकिस्तान में, गंगा का भारत में से उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, पूर्वी वाला मैदान हो गया। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है जो असम में है। तो ये 3 भाग हो गए। उत्तरी मैदान की व्याख्या समानता है इनके क्या कहते हैं, इनके इसके उच्चवाचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, क्योंकि भाई ज़्यादा ऊंचाई और खलाई नहीं है ना, समता मतलब समतल है। ठीक है, यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, समान है लेकिन पूर्णतः समान नहीं है, इसलिए कहा है सही नहीं है। इसमें भी विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में कुछ विविधता तथा भिन्नता पाई जाती है, इसलिए इसको भी कुछ भागों में बांटा गया था। नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल, भाई कैसे बांटोगे? क्योंकि जैसे नदियाँ तेज होती है तो वहाँ पर मिट्टी कम छोड़ती हैं, और जब नदियों की ढाल कम होती है वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा छोड़ती हैं। ठीक है, तो उन्हीं मिट्टी के छोड़ने के अनुसार उसको बांटा है। जैसे
जब आप नदियाँ शिवालिक उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है ना, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी में, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ढाल ज़्यादा है, ठीक है। तो 8 से 16 किलोमीटर में एक पट्टी का निक्षेपण करते हैं, गुटिका पट्टी में जब करती हैं तो इसे भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर के नाम से जाना जाता है। और सभी सरिताएँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि देखो वहाँ पर मतलब जो मिट्टी थोड़ा भारी होती है वही छोड़ती है, जैसे कंकरीली मिट्टी, तो वहाँ पर ढाल थोड़ा मतलब स्पीड मैदानी इलाकों से ज़्यादा रहती नदी की, तो क्या करती है उन कंकड़ियों में नीचे बह जाती है, तो वहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। सभी सरिताएँ तो नदियाँ भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएँ एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, जिसे हम तराई कहते हैं ना। वहाँ पर ज़्यादा सब नम और दलदली क्षेत्र रहता है, उसके पहले भाबर, उसके बाद नम और दलदली क्षेत्र, इसे तराई कहते हैं। यहाँ वन्य जीव प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं हो रही थी, तो उनको भूमि देने के लिए सब जंगल क्या कर दिया गया? काट दिया गया, ठीक है, काट दिया गया। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति याद कीजिए, तो इसी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, तो देख लेना कहाँ पर है। फिर उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना, तो जो पुराने बहाई हुई मिट्टी से बना है तो वो सबसे नीचे वाला हो गया। वो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? भांगर का नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, ठीक है। जो नए मैदान मतलब जहाँ पर बाढ़ आती रहती है, हर साल मिट्टी छोड़ती रहती है, उसको क्या कहते हैं? जो नया मैदान बनता है उसे खादर बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, खादर, ठीक है। नए मैदान को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है, ठीक है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं।